नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं गंगापुर सिटी, और जो कि शिक्षा की नगरी है। और यहाँ पर आप देखोगे हल्दी घाटी कोचिंग सेंटर में हम आए हैं, और सर से हम जानेंगे कि जो भी स्टूडेंटों के जो मुद्दे उठ रहे हैं धीरे धीरे लगातार, वो किस प्रकार से उठ रहे हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंटों को। और अभी हम हैं हल्दी घाटी क्लासेज, और यहाँ पर कांस्टेबल तैयार किए जाते हैं सर के द्वारा, और अच्छी अच्छी पदवियों पर लोग बैठे हुए हैं, और इन सर का ही आशीर्वाद है जो आज वो एक अच्छे मुकाम पर बैठे हैं। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के बवाल मचा हुआ है, और साथ ही रीट का भी मामला बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। उन सारी चीज़ों को, मुद्दों को लेकर हम सर से बात करेंगे कि क्या क्या वो कमियां रही हैं सरकार की भी, और स्टूडेंटों की क्या कमियां रही हैं, वो सारी चीज़ें। सर नमस्कार। और क्या नाम है सर? हमारे दर्शकों को आप बताइए और अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम एस बैंसला है और विगत 20 वर्षों से कंपटीशन लाइन के क्षेत्र में हूँ। वर्तमान में जिस संस्था में आप बैठे हुए हैं हल्दी घाटी क्लासेज, ये मेरी खुद की निजी संस्था है, और इस संस्था के अंतर्गत हम रेलवे, एसएससी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, रीट, आरपीएससी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होती हैं, बीएड, पटवारी वगैरह, इन सब की तैयारी करवाते हैं। और एक बहुत अच्छे स्तर पर बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों का शिक्षा के साथ साथ मानसिक विकास मोटिवेशनल क्लासेस के माध्यम से हम करते हैं कि किस प्रकार केवल कोचिंग में एडमिशन लेने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, उनके साथ साथ उन्हें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में भी हम बच्चों को टाइम टू बताते रहते हैं। और पूरा प्रयास रहा है कि जिस प्रकार गंगापुर एक शैक्षणिक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हमारी कोचिंग के अंतर्गत नए नए अपडेट करते रहें, नवाचारों का हम प्रयोग करें, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को फ़ायदा मिले और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सर्विस के लिए जो उनका दृढ़ मेहनत होती है, जो घर छोड़ के यहाँ काफ़ी स्टूडेंट भारत से रह रहे हैं, तो उनको अपनी लक्ष्य तक हम पहुँचा सकें, यही हमारा प्रयास रहता है। सर अगर हम बात करें हाल ही में और ग्रुप डी को लेकर के भी और एनटीपीसी को लेकर के, तो एनटीपीसी में जो रिजल्ट रुक दिया है उसका सर क्या कारण है, वो थोड़ा सा देखिए सर, एक्चुअल में क्या हुआ था, एनटीपीसी में जो पोस्टें थी उसमें इन्होंने जब फॉर्म अप्लाई करवाया उस टाइम ये कहा था कि एक सीट पर ये 20 गुना पास करेंगे। अब इन्होंने नॉर्मलाइजेशन, मान लीजिए कैटेगरी वाइज जो अलग अलग पोस्ट दे रखी थी, तो इन्होंने क्या किया है कि डायरेक्ट एक कट ऑफ निकाल दी नॉर्मलाइजेशन में। अब उसमें कंडीशन क्या हो रही है कि एक व्यक्ति जो अलग अलग कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो एक ही व्यक्ति ये मान के चलिए 4 या 5 कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहा है। अब उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि कहाँ तो एक सीट पे बच्चे 20 आते हैं, और अब ये हो रहा है कि एक सीट पे 5 सीट पे एक ही बच्चा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक बच्चों की सोच थी कि भाई हम भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं या उधर भी आ रहे हैं, वो चीज़ होनी चाहिए थी, बट वो नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है, क्योंकि आप सोचिए कोरोना ने वैसे बहुत डिस्टर्बेंस किया है एजुकेशन सेक्टर को। एक बहुत लंबे समय से बच्चे प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई एग्ज़ाम होगी, इसके बाद रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट बिल्कुल निराधार मानते हैं, क्योंकि कहाँ 5 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, कहाँ 20 लाख बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा था कि इस रिज़ल्ट को रद्द करना पड़ा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है। बिहार में थोड़ी घटना ज़्यादा भी बढ़ गई थी, आपने सुना भी होगा उस संदर्भ में। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नीतियाँ जो बिल्कुल गलत है, जो भी गवर्नमेंट जैसी भी वैकेंसी निकालती है, जो बातें शुरू में उन्होंने करी हैं वो अंत तक नहीं रह पाती हैं, और अंत तक नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आता है कि बच्चों का रोष फूटता है उसमें। और सर अगर ग्रुप डी की अगर अपन बात करें, तो ग्रुप डी में भी डबल पेपर कर दिया है, बिल्कुल, उससे काफ़ी स्टूडेंट नाराज हैं, तो उसके बारे में आप क्या? देखिए सर, इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा भारत जो है उसमें कहा जाता है कि लोकतंत्र है। बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। पर मैं इसे थोड़ी दूसरी परिभाषा कहता हूँ। अब आप, हो सकता है कईयों को ये चीज़ बुरी भी लगती हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि नेता का नेता के लिए और नेता द्वारा शासित। क्यों इस चीज़ को मैं क्यों कह रहा हूँ सर, कि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे बच्चा कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है, विज्ञप्ति में जो नॉर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं वो नहीं बदलनी चाहिए, बच्चा उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल हट जाती है, और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो भी उन्हें नियम बनाने हैं, जो भी परिवर्तन करने हैं वो कर लेती है। यानी जब विज्ञप्ति आती है तब तो कह रहे हैं कि आप एक एग्ज़ाम होगी, उसके बाद जब अब एग्ज़ाम होने लगने का जब टाइम आ रहा था तब कह दिया कि डबल पेपर होंगे। तो ठीक है, बच्चों ने विरोध किया, उनका विरोध करना जायज़ है,
बिल्कुल सर। और मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट इस प्रकार की कोई भी नीति करती है तो कहीं ना कहीं वास्तविकता में बच्चों को और हमको इस चीज़ का विरोध करना ही लेकिन चाहिए। सर इस चीज़ से छात्रों का मनोबल भी डाउन हो रहा है। बिल्कुल सर होगा कि आप नॉर्मली सोचिए ग्रुप डी की अगर रेलवे के अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम लेते हैं तो एज ए गैंगमैन, खल्लासी, हेल्पर इस तरीके की पोस्ट निकलती है जिन्हें एज ए मान सकते हैं 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की वो पोस्ट है। अब उस पोस्ट पे आप डबल पेपर ले रहे हो यानी प्री और मेंस कर रहे हो। ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता था वो हाई लेवल की एग्ज़ाम जो होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम होती थी उस एग्ज़ाम में कंडीशन होती थी कि प्री और मेंस क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि हायर रैंक पे जा रहे हैं। आरएस की हम एग्जाम लेते हैं वहाँ प्री मेंस होता है, आईएएस में लेते हैं। अब आप एग्जाम तो ले रहे हो एक 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की और उसमें आप इस तरीके से प्री मेंस कर रहे हो तो बच्चों का तो मनोबल टूटेगा ही। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि बच्चा एक लंबे समय से तैयारी कर रहा है कि मुझे एक एग्जाम पास करनी है और मैं जॉब ले लूँगा। अब उसको पता चलता है कि मैं एक एग्जाम देने के बाद भी कन्फर्म नहीं है कि मेरी दूसरी कंडीशन में पासिंग होगी या नहीं होगी, तो ये गलत ही है कहीं ना कहीं और बच्चा उस चीज़ का विरोध करेगा ही। और ये हो भी रहा है, देख भी रहे हो आप। तो ये रीज़न रहा है कि बच्चों ने उसको नकार दिया है कि भाई हम ये नहीं है स्वीकार। सर अगर हम रीट की बात करें तो रीट का सरकार ने भी इसको चेंज कर दिया है और फर्स्ट पेपर पे भी मंथन चल रहा है। तो देखिए सर इसमें भी यही कंडीशन आती है। मैंने कहा ना कि लोकतंत्र केवल एक किताबों में रह गया है। रीट मैं खुद जानता हूँ सर, मैं मेरे ऊपर अप्लाई करता हूँ कि 2011 में फर्स्ट टाइम रीट हुई राजस्थान में। कहीं ना कहीं ये सेंट्रल की एक सिस्टम था कि हर राज्य में जो भी आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहा है उससे पहले एक पात्रता परीक्षा रखेंगे। 2011 में रीट हुई, हमने खुद ने फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों दिया। उस टाइम दोनों को मतलब बीएड वाला जो स्टूडेंट है वो दोनों परीक्षा दे सकता था और उस टाइम वो पात्रता परीक्षा थी और 60% लाना अनिवार्य था। हमने उस टाइम परीक्षा दी और हमने 60% ले आए। 2012 में फिर पेपर हुआ, हमने पेपर दिया ही नहीं क्योंकि हमें ये था कि हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर वसुंधरा सरकार आती है तो वो ये वादा करती है कि हम रीट को ही डायरेक्ट जॉब के लिए एक वैकेंसी बना देंगे। यहाँ कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ बच्चों की गलती थी कि बच्चों ने ये चीज़ स्वीकार कैसे करी कि रीट तो एक पात्रता परीक्षा है, आप इससे सर्विस कैसे दे सकते हो। लेकिन बच्चों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। रीट अगर होती रहती जो एक गवर्नमेंट का पैटर्न था तो उसका सिस्टम था कि साल भर में 2 बार होनी चाहिए और वो सर्टिफिकेट 7 साल के लिए वैलिड रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम बच्चों ने गलती करी कि मान लिया कि चलो रीट है तो हम इसी से जॉब लग रहे हैं। अब रीट को फिर इन्होंने अपने हिसाब से यानी गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से नियम बनाए और उसी के अकॉर्डिंग उसको लागू कर दिया। 2012 की वैकेंसी का जो बच्चा था उनकी मान लीजिए परसेंटेज बहुत बनी। जैसे अभी जो मुद्दा चल रहा है रीट के पेपर आउट होने का, वही बात है कि अब की बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया तो रद्द करना पड़ा। जबकि अगर आपको घटना याद हो तो 2012 में पेपर गलियों में 10-10 रुपये में बिका था और उस टाइम बोर्ड ने नहीं माना कि पेपर आउट हुआ है। फिर उसके बाद कंडीशन क्या होती है कि रीट का पेपर लेने के बाद गवर्नमेंट नियम निकालती है कि कुछ परसेंटेज रीट का जोड़ेगा, कुछ परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन का जोड़ेगा। अब आप सोच के देखिए कि हम जैसे स्टूडेंट थे या पुराने जो विद्यार्थी हैं उस टाइम आप भी जानते हो परसेंटेज बनाना कितना टेढ़ी खीर होती थी। मतलब 50-60% बहुत बड़ी मानी जाती थी, आजकल 80-90% तो नॉर्मली बन जाती है। तो ये जो सिस्टम होता है ना कि जो एग्जाम का एक पैटर्न होता है उसको गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बदलती है और बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। बच्चा विरोध कब कर रहा है? जब वो चीज़ें मार्केट में ज़्यादा ओपनली आ जाती हैं। भाई रीट का जब पकड़ा गया कि इस तरीके से पेपर आउट हुआ तो ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिन तो गवर्नमेंट ने उसको दबाए रखा, बच्चों ने कोशिश करी कि रद्द हो जाए, नहीं हुआ। ये तो कंडीशन ज़्यादा बनी कि जब भजन लाल जो था उसका मुख्य अभियुक्त वो पकड़ा गया तब एसओजी को दिया है। अब गवर्नमेंट इतने टाइम से कह रही है, बच्चे कह रहे हैं कि इसको सीबीआई से जांच करवाओ। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करना लाभदायक है। बिल्कुल लाभदायक है, इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप बच्चों से मैं ये कहूँगा, गुजारिश है मेरी कि बच्चे हमेशा एग्जाम होने के बाद प्रोटेस्ट करते हैं। बच्चे उस चीज़ को पहले क्यों नहीं लेके चलते कि जो गवर्नमेंट ने नीति बना रखी है उस चीज़ को क्यों नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने खुद ने बीएड कर रखा है तो बीएड वाला सेकंड लेवल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन गवर्नमेंट ने बीएड वालों को फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों का फॉर्म भरवाया और एग्जाम भी दिलवा ली और रिजल्ट दे रहे हैं वो केवल सेकंड लेवल का। जब हमें फर्स्ट लेवल में पोस्टिंग ही नहीं देनी थी तो क्यों तो हमसे फॉर्म भरवाया, क्यों हमसे उन्होंने पैसा लिया। अब इस चीज़ पे बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। एट प्रेजेंट में बच्चे का ध्यान कहाँ है कि बस रीट का पेपर रद्द होना चाहिए। फिर रद्द किया तो आप देखो सेकंड पेपर रद्द कर दिया, फर्स्ट नहीं करा। अब फर्स्ट में भी तो बच्चा विवाद करेगा। लेकिन सर जो टॉपर है
हाँ जी। रीट में जो टॉपर हाँ हैं जी। उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। देखो इसमें सर सीधी सी कंडीशन होती है, एक मापदंड होता है कि कहीं भी जब कंपटीशन एग्जाम हो रही है तो उसमें ये माना जाता है कि पेपर इस स्तर पर तैयार होता है कि 60% नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब उसको बच्चा सेल्फ स्टडी या कोचिंग के माध्यम से कर सकता है। 60 to 80 का जो परसेंटेज होता है वो ऐसा परसेंटेज होता है जहाँ बच्चे को डेप्थ की नॉलेज लेनी पड़ती है। जो बच्चा वास्तव में अच्छी मेहनत कर रहा है वही बच्चा उस पेपर को कर सकता है, और 80 to 90% ऐसा होता है जिसको बच्चा हल नहीं कर सकता, और फिर 90 to 100 में टीचर भी नहीं कर सकता, ये मान, क्योंकि कंप्लीट टीचर कोई नहीं होता, क्वेश्चन बहुत होते हैं। अब आप सोचिए 150 में से बच्चा 148 नंबर ला रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं पेपरों में धांधलेबाजी चली है। बच्चे खुद मेहनत करके प्रूफ लाके दिखा रहे हैं कि जिस बच्चे के 150 में से 148 नंबर आ रहे हैं उसी बच्चे के 15 दिन पहले कोचिंग में लिए गए पेपर में 85 नंबर आ रहे हैं। तो वो ऐसा क्या पढ़ता है 15 दिन के अंदर कि उसके 148 नंबर आ जाते हैं? तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। अब इसमें नुकसान क्या होता है सर? देखो जो बच्चे फेल हो रहे हैं, लगभग 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 31,000 को पोस्टिंग देनी थी। अब जो बाकी बच्चे फेल हुए वो तो यही चाहते हैं कि रद्द हो। अब मैं ये नहीं कहता कि पेपर हर बच्चे के हाथ में गया, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी मेहनत करी, जिन्होंने अपना घर छोड़ रखा है, सब चीज़ें उन्होंने त्यागी और अपनी मेहनत के दम पर वो अपना आउटपुट देकर कहीं ना कहीं मेरिट में नंबर लाए। अगर हम बात करें तो स्टूडेंट एक एग्जाम को हाँ जी, काफ़ी पैसा खर्च करके और वो बिल्कुल पास करता है जी। लेकिन अब ये रीट के एग्जाम जो रद्द हुई है इसमें तो काफ़ी जो टॉपर्स हैं उनके लिए तो बहुत तगड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या खड़ी हो रही है, तो मैं इसी चीज़ पर आ रहा हूँ सर कि एक्चुअल में क्या है, बच्चों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम कोई विधेयक लेके आएंगे, आप एक तरफ ये कह रहे हो कि रीट का पेपर आउट नहीं हुआ था, जबकि आपने कई अधिकारियों को निलंबित किया। जब पेपर आउट नहीं हुआ तो आप निलंबित क्यों कर रहे हो? और जैसे बच्चों ने पेपर होने के तुरंत बाद जो प्रोटेस्ट किया था उसके कुछ दिनों बाद ही वो चीज़ बंद हो गई। यानी कहीं ना कहीं गैप मिल गया तो गवर्नमेंट भी शांत हो गई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मुख्य अभियुक्त पकड़ा गया है, तब इस मांग ने वापस जोर उठाया। यूँ मान के चलिए बच्चों को रेगुलरली इस चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो रही है, अगर शुरू में जो विज्ञप्ति दी है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो चाहे एग्ज़ाम रद्द हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो ही नहीं, उनको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आप सोचिए फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर होता है, उसमें फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं। पेपर तैयार करने वाले एक्सपर्ट होते हैं और एक्सपर्ट जब पेपर तैयार करा रहे हैं और आपत्ति मांगी जा रही है तो 75 में से 23 क्वेश्चन गलत मान रहे हो कि 23 क्वेश्चन हमसे गलत हो गए और 23 क्वेश्चन हटा रहे हैं। इतना बड़ा परसेंटेज अगर पेपर में से हटा दिया जाएगा तो पेपर किस नाम का? विषय विशेषज्ञ जब पेपर तैयार करा रहे हैं, पिछली बार राजस्थान पुलिस के पेपर में राजस्थान में जिलों की संख्या क्या है उसका गवर्नमेंट उत्तर मांग रही थी 35। अब आप सोच के देखिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई व्यक्ति जानता है राजस्थान में 33 जिले हैं। यहाँ भी सीधा सा लॉजिक है, बच्चा आपत्ति दर्ज करता है तो उसको एक क्वेश्चन पे 300 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। अब बच्चा केवल इस डर से कि मैं आपत्ति दर्ज करवा देता हूँ मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे का खुद का स्वार्थ भी आ रहा है कि वो ये ध्यान नहीं दे रहा कि ये चीज़ हो क्यों रही है। ऐसा कौन सा विषय विशेषज्ञ है जो ये नहीं जानता कि राजस्थान में जिले कितने? तो इन चीज़ों पर बच्चों को कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो रही है, पेपर अगर गलत आ रहा है तो वो गलत ही है। और सर हम बात करें ऑनलाइन क्लास भी है और ऑफलाइन क्लास भी जी, इसमें से स्टूडेंट के लिए बेटर कौन सा है? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, अब जैसे कोरोना काल में कोचिंगें बंद रही, कॉलेजेस बंद रहे, तो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन बहुत अच्छा माध्यम है। ज़रूरी नहीं है कि उसे कोर्स परचेज ही करना पड़े। कई यूट्यूब पर फ्री क्लास है, जैसे हमारी कोचिंग है, हमारी यूट्यूब पे सारी क्लासें फ्री हैं। सर दर्शक जानना चाह रहे हैं वो आपकी क्लास का भी नाम बताएं। हल्दी घाटी क्लासेज के नाम से है यूट्यूब चैनल और उस पर सारी क्लासें फ्री रहती हैं, हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। इवन हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा हमारा जिस पे हम नोट्स वगैरह अपलोड करते हैं और काफ़ी बच्चे उससे जुड़े हैं। बाहर के बहुत बच्चे, मारवाड़ साइड, मेवाड़ साइड के बहुत बच्चे हमें कॉल करके कहते हैं कि सर हम पे कर देंगे, आप तो हमें नोट्स अवेलेबल करवा दो। तो हम किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लेते कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको भेज दी जाएगी, आप PDF निकलवा लीजिए। तो अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, और मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दे देता हूँ। पहले सैटरडे संडे में उदयपुर जाता था क्लास लेने, तो हमारे चैनल से जुड़ा एक बच्चा, टेलीग्राम चैनल से, डूंगरपुर का एक बच्चा, उस बच्चे ने कभी कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे केवल कब पता चला जब उसका PTI में सिलेक्शन हुआ, तब उसने मुझे मैसेज किया कि सर हमारा क्षेत्र इतना आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ कोचिंग तो बहुत दूर की बात है, बढ़िया स्कूल भी नहीं है, बट मैंने आपके नोट्स और आपकी जो वीडियो थे उनसे मैं पढ़ा और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो ऑनलाइन भी यदि बच्चा पढ़ना चाहे तो एक बहुत अच्छा माध्यम, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कई
चैनल हैं जहाँ पर फ्री क्लासेज है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं ऑल इंडिया के। लेकिन सर ऑनलाइन के संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी। जैसे सर बहुत सी वीडियो आपने भी देखी होंगी, सुनी होंगी, आपत्तिजनक वीडियो आ जाती है जी ऑनलाइन क्लास में। बिल्कुल। तो ऐसे टीचरों के लिए आप क्या कहोगे? इसके लिए देखो सर, सीधा सा होता है, मैं खुद कहता भी हूँ क्लासों में कई बार, जैसे हम भी क्लास लेते हैं तो हम कहते हैं बच्चों को कि कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, सबसे पहली चीज़ ये होती है, जैसे हम हमारे एरिया की बात करें, हमारे यहाँ का जो बच्चा है सोशल इतना एक्टिव नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि यूट्यूब पे क्लास कैसे चलती है। मतलब लाइव क्लास में हमसे जुड़ रहे हैं और वो पूछते हैं कि लाइव चल रही है क्या, क्लास कितने बजे होगी, ये नोटिफिकेशन, मतलब बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें इस चीज़ की कमी है। अब कंडीशन क्या होती है, आप जो बोल रहे हो वो बात है कि मैंने कई ऐसे टीचर देखे हैं जिनकी जो भाषा शैली है वो बहुत गलत होती है, जिसे मैं टीचर की भाषा शैली नहीं मानूंगा, और उसको बच्चे प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट करने का मतलब बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, बहुत बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात है कि बच्चा उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो वो टीचर बोल पा रहा है। अगर बच्चा ऑब्जेक्शन करेगा तो टीचर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो क्लास में गलत तरीके से बोल दे। हम क्लास लेते हैं तो हम क्लियर बोलते हैं कि आपका सबसे पहला काम होता है कि कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला काम है कि आप उस एग्ज़ाम के पुराने पेपर देखो, जिससे आपको स्टैंडर्ड पता चले कि क्या उस एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सर एक हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे आपके यहाँ से काफ़ी सारे अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो आप वो ट्रेवल वगैरह करते हो तो कोई आपसे मिलता है तो कैसा फील होता है सर? देखो सर, सीधी सी बात है, कहा जाता है कि एक टीचर जो होता है उसको सबसे बड़ी खुशी इस बात से होती है कि उसका बच्चा कहीं सेलेक्ट हो और कहीं जाए और अचानक वो बच्चा उसे मिले, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। और उसका भी मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि चित्तौड़ में मैं किसी काम से गया था, तो वहाँ मेरी एक स्टूडेंट थी, उनका स्कूल में कोई एक शिविर चल रहा था, तो मैं वहाँ गया तो उनके वो दिन में खाने का प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ बात कर रहा था, तो वहाँ एक स्टूडेंट ने ऐसे आके गुरुजी नमस्कार और मेरे पाँव छुए, तो मैं उस स्टूडेंट को पहचान नहीं पाया। तो मैंने पूछा भी, तो उसने मुझे बताया कि सर मैं 2007 में आपसे पढ़ा था और मैं यहाँ पोस्टेड। अब एक्चुअल होता क्या, टाइम पीरियड काफ़ी हो जाता है, तो कई बार बच्चे की शक्ल और बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, तो मैं उसको पहचान भी नहीं पाया था। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि चित्तौड़ इतनी दूर जगह है, वहाँ पर भी हमारा बच्चा है। अब जैसे राजस्थान पुलिस के अंतर्गत हम सीधा कहते हैं कि जयपुर में भी क्लासें चल रही हैं, भरतपुर में भी चल रही हैं, दौसा वगैरह सब जगह चल रही हैं, लेकिन हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम इतना बढ़िया स्टडी मटेरियल, इतनी बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्टूडेंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं तो होती है चीज़ें। रणथंभौर हम घूमने गए तो वहाँ गेट पे एंट्री होती है, वहाँ हमारा स्टूडेंट मिल गया जिसने हमारी एंट्री भी नहीं करी, लेकिन हमने कहा एंट्री तो कर ले, हमें तो बहुत है कि भाई तू जल्दी निकाल रहा है, यही बहुत है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिल जाते हैं। हम तो बच्चों से कहते हैं टीचर बनने के यही फ़ायदे कि हर डिपार्टमेंट में तो आपकी जानकारी होती है, हर बच्चा आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो बहुत खुशी होती है। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि एक बच्चा हमारा सेलेक्ट होके कहीं अच्छे पद पे पहुंच रहा है। अभी नियर बाय अगर एग्जाम की बात करें तो वो कौन सी एग्जाम है? अभी देखिए इन फ्यूचर में एक तो वीडियो की जो एग्जाम है उसका मेंस पेपर होना है। अब आप देख लीजिए, रीट का इतना मुद्दा चल रहा है कि वीडियो की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। वीडियो का जो पेपर हुआ था, अगर आपने गौर किया हो तो उसमें कुछ क्वेश्चन, मतलब जैसे मैथमेटिक्स जो आती है वो 10th लेवल की आती है, बट उसमें मैथमेटिक्स का जूनियर सीनियर में अवकलन, समाकलन और लिमिट की बुक्स चलती हैं, उनका क्वेश्चन दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत थी। साइंस में वो IIT के क्वेश्चन दे रहे हैं, जिस पर बहुत विवाद हुआ और कोचिंग वालों ने प्रोटेस्ट करके वीडियो भी बनाया कि भाई ये गलत है, मेंस का सिलेबस बिल्कुल निर्धारित करना चाहिए, टॉपिक वाइज करना चाहिए। लेकिन अब जो उन्होंने मेंस का सिलेबस निकाला उसमें भी वो की वही कंडीशन रख दी, तो ये चीज़ गलत है। और सर अगर हम जैसे बात करें, हाँ जी, काफ़ी दर्शक हमारे आपको जानते भी हैं भाई जी, लेकिन वो प्रेजेंट में कोचिंग नहीं आ सकती जी, तो भविष्य में जो होने वाली एग्जाम है वो किस प्रकार से तैयारी करें, देखिए वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। उसके लिए सीधा तरीका मैंने आपको बताया कि उसके 2 तरीके हैं हमारे पास। हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, जो बच्चा यहाँ आता है वो तो हमारे यहाँ स्टडी कर ही रहा है। उसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हम पूरी जीके की, राजस्थान जीके की, मैथ्स की, रीजनिंग की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास डालते हैं। इसके साथ उन क्लासों की प्रैक्टिस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम ऐप बना रखा है जिसमें हमने सारी PDF डाल रखी हैं। तो हम तो खुद कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोचिंग नहीं कर सकते तो आप चैनल पर क्लास देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, निश्चित रूप से आपकी समस्या हल की जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए आपको PDF उपलब्ध कर रहे हैं जिनका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो बच्चा घर बैठे भी आराम से तैयारी कर सकता है, कोई समस्या। दोस्तों ये थे हमारे साथ में SS बैंसला जी सर, और इनका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।